कोई जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होगी या अन्य टाइप ऑफ कोई दवाई खा रहा है तो उससे भी माइग्रेन किक कर सकता है? ज़रूर ज़रूर। मैंने पहले बताया आपको हार्मोनल चेंजेस, सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं ना, वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक डेंजरस है, खतरनाक है, जान को भी खतरा हो सकता है। और प्राइमरी हेडेक जान के लिए खतरा नहीं है, पर पेशेंट के लिए परेशान रहते हैं। क्या कारण है माइग्रेन के पेन का? और मैंने तो ये भी सुना है कि इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है बट पर्टिकुलर चीज़ पिन पॉइंट नहीं कर पाई है साइंस अभी तक। सही बात है। मेरी फ्रेंड्स को था, वैसे कॉलेज में था जब मैं, तो वो भी यही बोलती थी कि मतलब मेरे को माइग्रेन का पेन हो रहा है और कंप्लीट रेस्ट चाहिए, यहाँ तक कि लाइट भी उनको अंधेरा चाहिए कमरे में पूरा प्रॉपर। पेशेंट बिल्कुल चुपचाप जाके एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठना पसंद करता है। में मोस्ट कॉमन कुछ जेनेटिक रीज़न भी इसमें पाया गया है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द माइग्रेन पेशेंट्स में जेनेटिक इटियोलॉजी है। उसके अलावा जो हार्मोनल इटियोलॉजी, जैसे बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स ऊपर नीचे हो जाना, उसकी वजह से भी माइग्रेन प्रिस्क्रिप्ट हो जाते हैं। माइग्रेन्स से जोड़ के देखा जाता है ट्रिगर्स को, जैसे आपने कहा था कि स्ट्रॉन्ग स्मेल भी अगर किसी को आएगी, किसी चीज़ के परफ्यूम किसी ने लगाया है या कहीं अगरबत्ती धूप जली हुई है या कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, उससे भी इंसान को ट्रिगर हो जाता है। कई बार चॉकलेट से मैंने सुना है ट्रिगर हो जाता है, किसी पर्टिकुलर खाने से वैसा भी होता है। आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये ट्रिगर्स क्या होते हैं सर और कितने टाइप के हो सकते हैं? क्या ये क्यूरेबल है? पहला क्वेश्चन तो मेरा है, क्या ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है? और दूसरा सर, अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट तो उसको तुरंत रिलीफ के लिए कोई दवाई है ऐसी, या फिर वो अपने टाइम पे ही ठीक होगा? जी, कंडीशन के हिसाब से हमें मरीज को इंडिविजुअल, हर पेशेंट अलग है हमारे लिए। किसी का साथ में बीपी रहता है, डायबिटीज़ रहता है, किसी फीमेल्स रहते हैं, वो प्रेग्नेंट रहते हैं, उसके हिसाब से हम ड्रग्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। या फिर योगा से और बाकी उन चीज़ों से बेनिफिट हो सकता है? जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बताया, उसमें कई सारे, जैसे मोस्ट कॉमन कॉज मैंने इमोशनल स्ट्रेस बताया, उसको डील करने के लिए सिर्फ पेशेंट को बोलने से कुछ नहीं होगा, ये स्ट्रेस कम करो, क्योंकि उसका रोज़ का लाइफस्टाइल एक फिक्स्ड रहता है, वो वैसे ही चलता रहता है। उसके साथ में हमें उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष इंटरव्यू में। और आज मैं आपको बताऊं, हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर हरीश HB, जो कि MBBS हैं, MD हैं, उसके बाद DM न्यूरोलॉजी में इन्होंने की है, सुपर स्पेशलिस्ट हैं न्यूरोलॉजी के। और हिमाचल में मैं आपको बताऊं बहुत ही कम अस्पताल है, गिनती के 1 या 2 होंगे जहां, वो भी सरकारी, जहां न्यूरोलॉजी का एक्सपर्ट मौजूद है। लेकिन अब मंडी में हरिहर अस्पताल में आपको इनकी सेवाएं मिलेंगी। और ये हमारा पहला इंटरव्यू है, ऐसे और भी इंटरव्यूज़ हम लेते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे जो जुड़े हैं न्यूरोलॉजी से, दिमाग से, या जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके साथ। आज हम सर दर्द के ऊपर बात करेंगे भाई, पर बड़ी ही कॉमन समस्या है सर दर्द की। तो चलिए आज बात करेंगे हम सर दर्द के बारे में। और सर दर्द एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, इसमें भी स्पेसिफिक हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला सीधा शुरू करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा सर, डिफरेंट काइंड ऑफ हेडेक कितने प्रकार के होते हैं सर दर्द, या सिर्फ एक ही प्रकार का होता है? देखिए, हेडेक है ना, हम न्यूरोलॉजी के हिसाब से 2 तरह से डिवाइड करते हैं हम। एक होता है प्राइमरी हेडेक, दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में जो माइग्रेन आता है, टेंशन टाइप हेडेक आता है, क्लस्टर हेडेक आता है, और भी कई सारे आते हैं, पर ये मोस्ट कॉमन है, ये 3। इसके अलावा सेकेंडरी हेडेक है, उसमें आपको जैसे बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो, उससे उसकी वजह से सर दर्द आता है, या ब्रेन ट्यूमर हो, या ब्रेन इंजरी हो, हेड इंजरी, जो सिर को चोट लगता है उसकी वजह से सर दर्द आता है, या सिर के जो नस में छोटे छोटे गुब्बारे हो जाते हैं, वो फटने की वजह से भी सर दर्द हो जाता है। जो हम सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं ना, वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, जान को भी खतरा हो सकता है। और प्राइमरी हेडेक जान के लिए खतरा नहीं है, पर पेशेंट के लिए परेशान रहते हैं, उनका लाइफ और वर्क के लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं, इसलिए हमें ट्रीट करना है। पर ज़्यादा दिक्कत तो सेकेंडरी हेडेक करता है, जान के लिए भी खतरा है सेकेंडरी हेडेक। डॉक्टर हरीश, एक स्पेसिफिक अब हेडेक पे बात करेंगे हम, जिसे माइग्रेन कहते हैं, और बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है बहुत से लोगों की। तो माइग्रेन का जो पेन है वो कैसे डिफरेंट है बाकी जो जितने सर दर्द होते हैं उनसे? देखिए, माइग्रेन एक काफ़ी कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। जैसे मैंने बोला, ये प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक है। ये
डिसेबलिंग कंडीशन है, पर फिर भी इस जान के लिए कोई खतरा नहीं है इसमें। जैसे माइग्रेन आप पूरा वर्ल्ड में देखें तो 10 जने में एक जने, जैसे 10%, हाँ 10% लोगों में माइग्रेन पाया जाता है, इतना कॉमन है। और ये है ज़्यादा फीमेल्स में देखा जाता है, महिलाओं में ज़्यादा है। और ये एडोलेसेंट एज में शुरू हो जाता है, शुरू होना है तो सबसे ज़्यादा 30-40 उम्र में सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। और ये मोस्टली जेनेटिक कंडीशन है। और माइग्रेन हम डायग्नोज करना है तो कुछ चीज़ें ज़रूरी है। पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर हम डायग्नोज करते हैं। कोई लैब टेस्ट या सीटी या एमआरआई इसमें ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत पड़ता है जब सिम्टम्स टिपिकल नहीं है, कुछ अलग से सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तब सीटी एमआरआई का ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो सिर्फ पेशेंट का सिम्टम्स बेस में हम डायग्नोज करते हैं। सिम्टम्स ये होता है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हेडेक है ना 4 से 72 घंटे की लंबा चलता है सर दर्द। और साथ में इसके साथ में जो सर दर्द होता है आधा सिर में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ये पर्टिकुलर नहीं है कि लेफ्ट साइड ही होगा या राइट साइड ही होगा, किसी को राइट साइड होता है, किसी को लेफ़्ट साइड होता है। और ये यूनिलैटरल बोलते हैं, मतलब राइट साइड या लेफ़्ट साइड 75% ऑफ द पॉपुलेशन में, जैसे 75% ऑफ द पेशेंट्स में यूनिलैटरल होता है। बाकी 25% पेशेंट्स में दोनों तरफ हो सकता है, पूरा सिर में हो सकता है। यूजुअली ये हेडेक है ना आँख या आँख के पीछे शुरू हो जाता है और थोड़ा टेम्पोरल एरियाज में शुरू हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन एरियाज है। इसके अलावा पैराइटल, ऑक्सीपिटल कहीं भी हो सकता है। और ये जब सिर दर्द होता है मरीज को, उस समय ये फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं सकते, उससे अग्रेवेट हो जाएगा। साइकिलिंग किया, वॉकिंग किया, रनिंग किया, उससे है ना सिर दर्द बढ़ जाएगा। पेशेंट चुपचाप रहने का मैंने भी देखा, मेरी फ्रेंड्स को था, मैं सिर्फ कॉलेज में था जब मैं, तो वो भी यही बोलती थी कि मतलब मेरे को माइग्रेन का पेन हो रहा है और कंप्लीट रेस्ट चाहिए। यहाँ तक कि लाइट भी उनको अंधेरा चाहिए कमरे में पूरा प्रॉपर। पेशेंट बिल्कुल चुपचाप जाके एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठना पसंद करता है, किसी से बात करने का पसंद नहीं है उसको, है ना। लाइट देखने से भी, ब्राइट लाइट या धूप में जाने का भी मन नहीं लगता, क्योंकि उससे ज़्यादा सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी रहता है। हाँ, और इवन ज़्यादा शोर शराबा वो भी पसंद नहीं आता। और कोई ज़्यादा तेज स्मेल है तो उससे वजह से भी सर दर्द बढ़ जाते हैं। ये इससे अवॉइड करना सही रहेगा, है ना। और इसके साथ, इस सिर दर्द के साथ उल्टी का मन भी होता है। और किसी किसी को इस सिर दर्द के साथ आंखें में आंसू आना, नाक में पानी आना, ये भी एक एसोसिएटेड सिम्टम्स है। खतरनाक किस्म की वो चीज़ है सर। मतलब चलिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ज़िंदगी को तो खतरा नहीं, बट एक पेशेंट के लिए दर्शकों आप सोचिए कितना इरिटेटिंग होता होगा। वो कोई काम में उसका मन नहीं लगेगा, वो काम कंसंट्रेशन से नहीं कर सकता, वो ड्राइव नहीं कर सकता, वो चिड़चिड़ा रहेगा। फैमिली में भी कई इश्यूज आते हैं इस चीज़ की वजह से कि अब वो ठीक से बात भी नहीं करेगा, किसी से अकेला रहना पसंद करेगा। तो ये एक तरीके का आपका बिहेवियरल चेंजेस लाती है ये माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है ये। अब सर कॉजेज़ पे आते हैं, क्या कारण है माइग्रेन के पेन का? और मैंने तो ये भी सुना है कि इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, बट पर्टिकुलर चीज़ पिन पॉइंट नहीं कर पाई है साइंस अभी तक। सही बात है कि माइग्रेन अभी तक भी एक पहेली है, एक एग्जैक्टली रीज़न, ये रीज़न करके हम पिन पॉइंट कर सकते, पर एग्जैक्ट रीज़न अभी भी हमें पता नहीं है। कि उसमें मोस्ट कॉमन कुछ जेनेटिक रीज़न भी इसमें पाया गया है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द माइग्रेन पेशेंट्स में जेनेटिक एटियोलॉजी है। उसके अलावा जो हार्मोनल एटियोलॉजी, जैसे बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स ऊपर नीचे हो जाना, उसकी वजह से भी माइग्रेन प्रिस्क्रिप्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा जैसे इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है, इसके वजह से भी माइग्रेन हो जाता है। ये तो लेडीज़ में ही होते हैं। लेडीज़ में, स्पेशली लेडीज़ में होता है। इसके अलावा ब्रेन में कुछ सेंटर्स है, जैसे हाइपोथैलेमस है, पॉन्स है, इसमें ये माइग्रेन जनरेटर्स करके बोलते हैं। ये सब थियरीज है और ये एक्टिवेट होने की वजह से माइग्रेन शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करता है। वही मैं कह रहा था, हमें ट्रिगर्स पे आते हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आप बात कर रहे हैं कि माइग्रेन्स से जोड़ के देखा जाता है ट्रिगर्स को। जैसे आपने कहा था कि स्ट्रॉन्ग स्मेल भी अगर किसी को आएगी, किसी चीज़ के परफ्यूम किसी ने लगाया है, या कहीं अगरबत्ती धूप जली हुई है, या कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, उससे भी इंसान को ट्रिगर हो जाता है। कई बार चॉकलेट से मैंने सुना है ट्रिगर हो जाता है, किसी पर्टिकुलर खाने से
वैसा भी होता है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये ट्रिगर्स क्या होते हैं सर, और कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो ट्रिगर्स मतलब इसको प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। ये एक बैकग्राउंड स्टेटस है जिससे ये करने से माइग्रेन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से प्रिसिपिटेट हो जाते हैं माइग्रेन का जो हेडेक। ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स है ऑलमोस्ट 75% ऑफ द माइग्रेन पेशेंट्स में मिल जाते हैं और पेशेंट खुद कहते हैं मैं मुझे इससे होता है, इससे होता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो ट्रिगरिंग फैक्टर है इमोशनल स्ट्रेस। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 70% ऑफ द माइग्रेन पेशेंट्स में मिल जाता है। इमोशनल स्ट्रेस मानसिक तनाव रहता है, कोई टेंशन रहता है उसका दिमाग में, दिन भर सोच विचार ज़्यादा रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जैसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम आजकल के बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये ज़्यादा, ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बासी खाना कल बना हुआ है आज खा रहे हैं, उससे भी प्रिसिपिटेट हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल ट्रिगर्स है। इट्स आल्सो ए लाइफस्टाइल डिसीज अदर देन बीइंग ए जेनेटिक डिसीज, इट्स आल्सो ए लाइफस्टाइल डिसीज। अगर इंसान इन पे चीज़ों पे जो उसके ट्रिगर फैक्टर अगर ध्यान रखे, एक डायरी, मैंने सुना डायरी मेंटेन करना बड़ा बेनिफिशियल होता है। दर्शकों, अगर आपको माइग्रेन है किसी को आपकी फैमिली में या आपको है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप एक डायरी मेंटेन कीजिए और आप ये देखिए कि जिस दिन आपको सर दर्द हुआ है उस दिन आपकी रूटीन क्या रही है, कि आपने कोई खाना स्किप किया या फिर पर्टिकुलर आप कोई ऐसी जगह गए वहाँ कोई ऐसा स्मेल था उससे आप दूर रहिए, या फिर आपने क्या पर्टिकुलर कोई चीज़ खाई हो ऐसी जिससे आपको लगा हो, और वही घटना अगर 2-4 बार घटी हो तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ से मुझे मेरा वो ट्रिगर है, उससे मुझे हो सकता है, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करना। बाकी कॉमन चीज़ें सर ने जैसे बताई, लाइट होगी तेज़ है, डीजे का साउंड हो गया, तो ये बहुत सारे लोगों में ये कॉमन ट्रिगर्स हैं। तो सर इसके अब एक और क्वेश्चन है मेरा कि कोई जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होगी या अन्य टाइप ऑफ कोई दवाई खा रहा है तो उससे भी माइग्रेन किक कर सकता है? ज़रूर। मैंने पहले बताया आपको हार्मोनल चेंजेस, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फ्लक्चुएशन रहता है, उसकी वजह से ये प्रिसिपिटेट हो जाता है। जैसे हम बर्थ कंट्रोल पिल्स में ओसीपीस देते हैं ना, उसकी वजह से उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रहते हैं, उसकी हार्मोनल फ्लक्चुएशन के वजह से भी माइग्रेन प्रिसिपिटेट हो जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, उससे भी होता है। उसके अलावा कई सारे ड्रग्स है, जैसे हम सांस लेने में दिक्कत होता है उन लोगों को, जैसे थियोफिलिन देते हैं, उस ड्रग से भी होता है। जैसे सिंपल गैस्ट्रिक के लिए कई सारे लोग ऐसे ही गोली खाते रहते हैं। ओमेप्रोजोल सबसे मोस्ट अब्यूज ड्रग है, ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, इससे भी होता है। वो लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं अब बिना ब्रश के। अभी ओवर द काउंटर ड्रग हो गया, कहीं से भी अब थोड़ा भी गैस्ट्राइटिस हो गया खा लिया, तो इसकी वजह से, अब्यूज़ की वजह से। इसके अलावा ड्रग्स जैसे कुछ ड्रग्स है, रेसरपिन है, वैसोडायलेटर्स है, नाइट्रेट्स हैं, इससे भी ये बढ़ जाता है। और मैंने हार्मोनल तो आपको बता ही दिया, ये सारे ड्रग्स की वजह से माइग्रेन प्रिसिपिटेट हो सकता है। सर अब इस केस अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है माइग्रेन का, तो आप किस प्रकार उसका इलाज करें? क्योंकि कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इलाज भी नहीं है इसका, इसको बोलते हैं कि आपको वो क्या बोलते हैं उसको, लाइफस्टाइल चेंजेस ही करने पड़ेंगे परमानेंट उसके लिए, अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो। क्या ये क्यूरेबल है? पहला क्वेश्चन तो मेरा है, क्या ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है? और दूसरा सर, अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट, तो उसको तुरंत रिलीफ के लिए कोई दवाई है ऐसी, या फिर वो अपने टाइम पे ही ठीक होगा? नहीं, माइग्रेन के लिए इवन दो इट्स ए डिसेबलिंग कंडीशन, हमारे पास कई सारे गोलियां हैं जो उससे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिलता है, फेवरेबल प्रोग्नोसिस भी है इसका, अच्छा मतलब दवाई से अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में एक लाइफस्टाइल का चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, पर कई सारे लोग बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, मतलब लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी 50% मरीजों में ही ये सबसाइड हो जाता है। बाकियों में क्यों नहीं होता? क्योंकि एसोसिएटेड जेनेटिक कंडीशन भी है, जैसे ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, इसलिए ये लाइफस्टाइल चेंज करना हर मरीज को करना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कई गोलियां हैं, जैसे हम गोलियों को डिवाइड करते हैं एक्यूट ट्रीटमेंट करके। जैसे पेशेंट को माइग्रेन शुरू हो गया, उसका एक्यूट ट्रीटमेंट का कुछ दवाई देते हैं हम। माइग्रेन का जो ये है दर्द है उसको वो सप्रेस हो जाए, वो कम हो जाए। एग्जैक्टली, अभी मरीज को दर्द शुरू हो चुका है, तो उस सबसाइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए दवाई कुछ है हमारे पास। और
एक बार ख़त्म हो गया, अगले एपिसोड ऑफ माइग्रेन नहीं आने के लिए भी हम प्रिवेंटिव थेरेपी दे सकते हैं। तो कई सारे हमारे पास गोलियां हैं, जैसे प्रिवेंटिव ड्रग बोले तो हमारे पास एंटी वैल्प्रोइट है, जैसे इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स है, प्रोप्रानोल देते हैं, फ्लूनर्जिन देते हैं, टिमोलॉल देते हैं। तो ये सब जो आप बता रहे हैं सर दवाइयाँ ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, उसको ऐसा नहीं है, कॉमन नहीं है ये कि कोई उसका अच्छा ये कॉमन है कि कॉमन नहीं है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये लेडीज़ है, ये इसका शादी हो गया या नहीं हुआ, इसको पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं हुए, या ये प्रेगनेंसी में है, या ये बुजुर्ग है, इसकी हार्ट की कंडीशन भी, यू हैव टू मतलब उन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ता है। हर कंडीशन के हिसाब से हमें मरीज को इंडिविजुअल हर पेशेंट अलग है हमारे लिए। किसी का साथ में बीपी रहता है, डायबिटीज़ रहता है, किसी फीमेल्स रहते हैं, वो प्रेग्नेंट रहते हैं, उसके हिसाब से हम ड्रग्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। और सबका एक सिंगल ट्रीटमेंट तो है नहीं, और अलग अलग क्लास ऑफ ड्रग्स हैं हमारे पास, कई सारे ड्रग्स हैं। इवन अक्यूट ट्रीटमेंट में आए तो हमारे पास सिंपल पैरासीटामोल से शुरू होता है, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाकिन, एप्रोक्सिन है, और कई अच्छे ड्रग्स भी आए हैं, सुमाट्रिप्टान, नज़ाट्रिप्टान, डिटेंस आए हैं, अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी आए हैं, और आजकल इवन न्यूरो मॉड्यूलेशन करके कुछ रिसर्च चल रहा है, कई जगह उसका प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी आए हैं, जैसे एक्सटर्नल ट्राइजेमिनल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं और वेगल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं। इससे काफ़ी रिस्पॉन्स कई पेशेंट्स में आ चुके हैं। तो अब डॉक्टर साहब के ने जितने दवाइयों के नाम बताए ना, तो अपना रिसर्च करके कहीं ऐसा नहीं हो पहुंच जाना। पहली बात तो न्यूरोलॉजी की दवाइयाँ बहुत ही एक ऐसे ड्रग्स कैटेगरी में आती है जो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई देगा नहीं, मैक्सिमम इनकी दवाइयाँ वैसी ही होती हैं। दूसरा, अपने से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा शो है ये सिर्फ आपको एक गाइडेंस देने के लिए है, एक जागरूकता फैलाने के लिए उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं हर एपिसोड में। आप कोई भी ट्रीटमेंट इस वीडियो को देख के मत अपना शुरू कर दीजिएगा खुद से, या किसी को कंसल्ट मत कर दीजिएगा अपने परिवार को। अगर आपको करना है किसी का इलाज, अपना इलाज करवाना है या किसी और का, अगर आप इनसे मिलना चाहते हो तो आप हरिहर हॉस्पिटल गुटकर आ सकते हैं, नंबर भी हमने आपको दे के रखे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या ये क्यूरेबल है या ये कंडीशन ताउम्र रहती है? अगर किसी को हुआ है तो पूरी ज़िंदगी उसको बिताना ही पड़ेगा, या फिर योगा से और बाकी उन चीज़ों से बेनिफिट हो सकता है? जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बताया, उसमें कई सारे, जैसे मोस्ट कॉमन कॉज मैंने इमोशनल स्ट्रेस बताया, उसको डील करने के लिए सिर्फ पेशेंट को बोलने से कुछ नहीं होगा, ये स्ट्रेस कम करो, क्योंकि उसका रोज़ का लाइफस्टाइल एक फिक्स्ड रहता है, वो वैसा ही चलता रहता है। उसके साथ में हमें उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देना पड़ेगा, साथ में उसको डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और योगा, मेडिटेशन, ये सब उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जब जितना माइंड को रिलैक्स करेंगे उतना माइग्रेन प्रिस्क्रिप्ट नहीं होगा। उसके अलावा डाइट तो हमारा हाथ में ही है, डाइट किसी का हाथ में तो है नहीं। टाइम से खाना खाना है, टाइम से सोना है, सोने से पहले हम फालतू मोबाइल में लगे रहे, ये सब नहीं करना है। फिक्स्ड शेड्यूल करना है, 11 बजे सोना है तो 11 बजे सोना है, 11 बजे से 1 घंटे पहले हमें कुछ मोबाइल, टीवी, लैपटॉप यूज़ नहीं करना है। कुछ हमें सूदिंग जो लगता है, या सिर्फ एक हल्का म्यूज़िक सुन लिया, बातें कर लिया अपने रिश्तेदार, लो एक्टिविटी, जैसे लो मेंटल एक्टिविटी, जैसा कोई अच्छा नावल पढ़ लिया, तो इसके साथ धीरे या फैमिली के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करके सो जाओ आप। फिर सुबह एक या स्वेटर ही बुन ली कई लोग स्ट्रेस को भगाने के लिए स्वेटर भी बुनते हैं, बड़ा बोलते बड़ा रिलीफ देती है वो चीज़ भी। या कई लोग पेंटिंग करते हैं। जो इंटरेस्ट है और लेस मेंटल एक्टिविटी रहेगा और स्लीप को ऑनसेट को इजी करेगा, जो ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और सुबह भी जब उठते हैं एक फिक्स्ड शेड्यूल करना है, 6 बजे या 7 बजे उठना, मतलब 7 to 8 आवर्स अच्छे से स्लीप होना चाहिए। और खाना टाइम से खाना चाहिए, बासी खाना, फ्रोज़न फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स, पैक्ड फूड्स, ये सब हटा देना चाहिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और जो चीज़, जो बर्गर्स, बाहर का रेस्टोरेंट का फास्ट फूड, जो कि फास्ट फूड्स में सबसे ज़्यादा ये लोग प्रिजर्वेटिव्स और टेस्ट एनहांसर्स और अजिनोमोटो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्टिंग फैक्टर है, ये सब अवॉइड कर देना चाहिए। तो अच्छे खासे इंसान को घुमा देता है। मैं खुद भी, मैं आपको बताऊं, मैं
कहीं अगर जैसे मुझे कभी अगर चाउमीन या कुछ खाने का, नूडल्स खाने का मन करता है, मैं पर्टिकुलर उस बंदे को बोलता हूँ, मैंने कहा भाई मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो तो समझेगा नहीं, वो तो मैं उसको बोलता हूँ वही क्या अजीनोमोटोस का जो कॉमन नेम है, मैं कहा भाई ये मत डालना तू ना, वो मैं वैसे ही तेरी खा लूँगा, टेस्ट आ जाएगा। एक्चुअली उसको दर्शकों मैं आपको बताऊँ, जो मोमोज़ होते हैं या चाउमीन होती है, इन चीज़ों में अजीनोमोटो डाला जाता है, और ये मैगी में भी डाला जाता था, और उसी के कारण कंट्रोवर्सी भी हुआ था पूरा मैगी भी। तो ये क्या करता है, आपके जो जीभ के जो टेस्ट पोर्ट्स होते हैं उनको थोड़ा खोल देता है, और ज़्यादा जितने नेचुरली हैं उनसे ज़्यादा खोल देता है, तो जो टेस्ट आपको आना चाहिए उसको, उस टेस्ट को और बढ़ा के मतलब वो प्रस्तुत करता है एक तरीके से, आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि और जितना वो लग रहा है उसमें तीखापन या मसाला या कुछ भी, वो 10 टाइम्स ज़्यादा आपको लगेगा, आपके ब्रेन को फील होगा। तो इसीलिए लोग उसको एनहांस करने के लिए अजीनोमोटो डालते हैं, बट दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। तो मैं तो पर्सनली बोलता हूँ कि सर आप ये मत डालो, आप बिना उसके डाल दे दो। ऑलमोस्ट ऑल चाइनीज़ फूड्स में अजीनोमोटो डालते ही है, तो अवॉइड करना चाहिए। आजकल रेस्टोरेंट्स कंपटीशन भी ज़्यादा हुआ है, तो हर टेस्ट रेस्टोरेंट का अपना टेस्ट अच्छा ही रखना है, तो सारा टेस्ट एनहांसर्स, एसेंस, प्रिजर्वेटिव्स सब कुछ डाल देते हैं, स्वीटनर्स डालते हैं, सब डाल देते हैं। तो और इसके अलावा फूड, एक डाइट प्रॉपर घर का खाना सबसे बेस्ट रहता है, और डीप फ्राइड फूड से थोड़ा हम दूर रहे तो घर का खाना सबसे बेस्ट है, और टाइम से खाना खाना चाहिए। और एक रूटीन, एक्सरसाइज का एक रूटीन रखना है हमें, हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट्स बोलते हैं हम, मतलब 5 दिन 30 मिनट का पर डे करके 5 दिन तो हमें हफ्ते में एक्सरसाइज एक रूटीन रखना है, या योगा हो या एक्सरसाइज हो या सिंपल वॉकिंग हो, रनिंग हो, एक एक्सरसाइज रूटीन रखना है जी। इसके अलावा जैसे हमें ड्रग्स जो भी लेंगे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना है। इसमें माइग्रेन का एक ही ड्रग है जो पैरासीटामोल, शायद आप एक ओवर द काउंटर ऐसे ही ले सकते हैं, उसके अलावा पैरासीटामोल से इतना आसान से माइग्रेन भी ख़त्म नहीं होता, उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आपने जाना ही पड़ेगा। तो एक डॉक्टर का सलाह से आप लेंगे तो आपकी इंडिविजुअलाइज्ड एक पेशेंट के लिए जो बेस्ट है वही ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको फ़ायदा भी होगा ज़रूर। डॉक्टर हरीश थे हमारे साथ, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और मंडी के इकलौते न्यूरोलॉजिस्ट इस वक्त। तो मैं आपको बता दूं, माइग्रेन से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो या आप इनसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, हरिहर अस्पताल गुटकर आइए, नंबर भी हम दे रहे हैं, उस पर भी आप नंबर पे कॉल करके आपकी कोई अगर इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो लास्ट में इसके जो बताया ना कि कैसे हम माइग्रेन को कम कर सकते हैं, तो इन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस बताया कि घर का खाना खाओ भाई, वो फ्राइड नहीं खाना है, ज़्यादा फैट वाला या चीज़ वाला नहीं खाना है, और फिर दिन का आधा घंटा वर्कआउट के लिए निकाले। तो ये ना सिर्फ माइग्रेन में, अगर डॉक्टर साहब की इन बातों को आप मानेंगे तो और भी जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं और अन्य जो हमारे को स्ट्रेस रहता है, या आजकल लाइफ हमारी बड़ी हैक्टिक हो गई है, तो उनसे भी निजात आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। बहुत ही अच्छी जानकारी बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर साहब ने माइग्रेन के ऊपर दी। अगली बार इनसे जब मिलेंगे तो कोई नया टॉपिक लेंगे। आप कमेंट में लिख भी सकते हैं दर्शकों कि कौन से टॉपिक जो ब्रेन से, दिमाग से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप उसमें कमेंट करें, उस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे किसी टॉपिक पे, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।